11 अक्टूबर 2023 पाकिस्तान के पंजाब में एक आम सी सुबह थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सुबह इतिहास बन जाएगी। मस्जिद से बाहर निकलते हैं पठानकोट अटैक का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ और उसका भाई। माहौल बिल्कुल आम लग रहा था। तभी अचानक बाइक पर सवार दो आदमी उनके सामने आकर रुकते हैं। बंदूकें तनी होती हैं। अगले कुछ सेकंड में जो होता है वो पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख देता है। जिस शख्स ने 2016 में भारत की धरती पर खून बहाया, जिसने पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले की साजिश रची, आज वही शख्स अपने ही देश में मौत के सामने खड़ा था। शाहिद लतीफ सालों तक भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में रहा, लेकिन पाकिस्तान में खुलेआम घूमता रहा। लेकिन 2023 में खेल बदल चुका था। अब तरीके बदले थे, रणनीति बदली थी और संदेश बिल्कुल साफ था, जो वार करेगा उसे जवाब मिलेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शाहिद लतीफ की पूरी कहानी, उसके गुजरावाला से कश्मीर तक के सफर से लेकर पठानकोट हमले की प्लानिंग तक, और फिर वो खामोश ऑपरेशन जिसमें बिना सीमा पार किए भारत ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को उसके ही घर में खत्म कर दिया। ये कहानी है बदले की, रणनीति की और नए भारत की। शाहिद लतीफ का जन्म पाकिस्तान के गुजरावाला शहर में हुआ था। उसके शुरुआती साल ज्यादा चर्चा में नहीं रहे, लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में, जब कश्मीर में हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके थे, उसी दौर में शाहिद लतीफ का नाम पहली बार सुरक्षा एजेंसियों के रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। 1993 में शाहिद लतीफ ने कश्मीर घाटी में घुसपैठ की। उस वक्त सीमा पार से आतंकवाद तेजी से बढ़ रहा था। शाहिद लतीफ कश्मीर पहुंचकर हथियारों की तस्करी करने लगा। वो पाकिस्तान से हथियार लाकर आतंकवादियों तक पहुंचाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो कश्मीर के युवाओं को भी भड़काने लगा। उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए जाते थे, गुमराह किया जाता था और धीरे धीरे आतंक के रास्ते पर धकेला जाता था। लेकिन ये दौर ज्यादा लंबा नहीं चला। 1994 में भारतीय सुरक्षा बलों ने शाहिद लतीफ को गिरफ्तार कर लिया। उस पर आतंकवाद से जुड़े कई गंभीर आरोप लगे। जांच के बाद उसे जेल भेज दिया गया। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये गिरफ्तारी उसकी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत बनने वाली है। भारतीय जेल में बिताए गए साल शाहिद लतीफ की जिंदगी के सबसे अहम साल साबित हुए। जेल की सलाखों के पीछे उसकी सोच और ज्यादा कट्टर होती चली गई। इसी दौरान उसकी मुलाकात मसूद अजहर से हुई। मसूद अजहर वही शख्स था जो बाद में जैश-ए-मोहम्मद नाम का खतरनाक आतंकी संगठन बनाने वाला था। जेल के अंदर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी, घंटों बातचीत होती थी। यहीं से शाहिद लतीफ की आगे की राह तय होने लगी। जेल ने उसे सुधारा नहीं, बल्कि और ज्यादा खतरनाक बना दिया। 1999 में एक बड़ी घटना घटी। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 का अपहरण कर लिया गया। आतंकियों ने विमान को कंधार ले जाकर भारत सरकार पर दबाव बनाया। उनकी मांग साफ थी, मसूद अजहर और कुछ दूसरे आतंकियों को रिहा किया जाए। उस वक्त आतंकियों की जो सूची सामने आई, उसमें शाहिद लतीफ का नाम भी शामिल था, लेकिन भारत सरकार ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। मसूद अजहर रिहा होकर पाकिस्तान चला गया, लेकिन शाहिद लतीफ जेल में ही रहा। करीब 16 साल तक वो भारतीय जेलों में बंद रहा। आखिरकार 2010 में सजा पूरी होने के बाद भारत सरकार ने उसे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया। पाकिस्तान लौटते ही शाहिद लतीफ सीधे जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ गया। अब वो सिर्फ एक आम सदस्य नहीं था। इतने सालों की जेल और मसूद अजहर के साथ जुड़ाव ने उसे संगठन में ऊंचा मुकाम दिला दिया। वो लॉन्चिंग कमांडर बन गया। लॉन्चिंग कमांडर का मतलब था आतंकियों की भर्ती करना, उन्हें ट्रेनिंग दिलवाना और फिर सीमा पार भारत भेजना। 31 दिसंबर 2015 की रात 4 आतंकवादी सीमा पार कर भारत में दाखिल होते हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर ये चारों आतंकवादी एक गाड़ी को बंदूक की नोक पर कब्जे में लेते हैं। इसके बाद वो पठानकोट एयरबेस की तरफ बढ़ते हैं। चारों आतंकवादी रात के अंधेरे और चारों तरफ फैली घास का सहारा लेकर अंदर घुसने में कामयाब हो गए। माना जाता है कि उन्होंने 11 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ने के लिए नायलॉन की रस्सियों का इस्तेमाल किया। अंदर घुसने के बाद वो घनी झाड़ियों में छिप गए। 2 जनवरी 2016 की सुबह करीब 3:30 पर हमला शुरू हुआ। अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। आतंकवादी अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। ग्रेनेड फेंके गए। पूरा इलाका दहशत में आ गया। भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच ये लड़ाई करीब 80 घंटे तक चला। आखिरकार सभी आतंकवादी मारे गए, लेकिन इस ऑपरेशन में 7 भारतीय सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान गंवा दी। पूरा देश सन्न रह गया। जांच में साफ हुआ कि इस पूरे हमले के पीछे शाहिद लतीफ का दिमाग काम कर रहा था। वो आतंकियों को निर्देश दे रहा था। हथियारों की सप्लाई, रास्तों की जानकारी और हर कदम की प्लानिंग उसी के जरिए हुई थी। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पूरी तरह बिगड़ गए। प्रधानमंत्री स्तर की बातचीत रुक गई। भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। शाहिद लतीफ भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गया। 2022 में भारत सरकार ने उसे UAPA कानून के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान में खुलेआम घूमता रहा। 2023 आते आते हालात बदलने लगे। भारत ने एक नई रणनीति पर काम शुरू किया।
पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों को अब अननोन गनमैन के जरिए एक एक कर निशाना बनाया जाने लगा। दिल्ली से आदेश जाते थे और पाकिस्तान की जमीन पर बैठे आतंकी मारे जाते थे। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के बीच डर का माहौल बन गया था। जो लोग सालों से खुलेआम घूम रहे थे, अब वो डरने लगे थे। कई आतंकियों ने मदद के लिए आईएसआई का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद आईएसआई भी एक्टिव हो गई थी और कुछ बड़े आतंकियों को सुरक्षा देना शुरू कर दिया गया। अब भारत का अगला टारगेट था शाहिद लतीफ, लेकिन यह टारगेट आसान नहीं था। शाहिद लतीफ सिर्फ जैश ए मोहम्मद का अहम सदस्य नहीं था, बल्कि आईएसआई की सुरक्षा में भी था। उसे मारना मतलब सीधे एक बड़े नेटवर्क को चुनौती देना। शाहिद लतीफ के हथियारों की सप्लाई का रास्ता भी आसान नहीं था। उसकी गन सप्लाई बांग्लादेश से आती थी। इस नेटवर्क का एक अहम नाम था मोहम्मद उमैर। मोहम्मद उमैर बांग्लादेश से पाकिस्तान में हथियारों की तस्करी करता था, लेकिन वो सीधे शाहिद लतीफ को गन सप्लाई नहीं करता था। मोहम्मद उमैर पहले पाकिस्तान के बड़े बड़े गैंगस्टरों को हथियार देता था। वही गैंगस्टर आगे शाहिद लतीफ तक ये गन पहुंचाते थे। जब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को इस पूरे नेटवर्क की जानकारी मिली, तो उन्होंने सीधा हमला करने की बजाय दिमाग से काम लेने का फैसला किया। कुछ भारतीय एजेंट बांग्लादेश पहुंचे और मोहम्मद उमैर को पकड़ लिया गया। शुरुआत में उमैर डर गया, लेकिन फिर उसे एक ऑफर दिया गया। रॉ एजेंट ने उसे कहा कि अगर वो अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके शाहिद लतीफ की लोकेशन बता दे तो उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। मोहम्मद उमैर पैसों का लालची था। उसने ज्यादा सोच विचार नहीं किया और भारत की मदद करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद मोहम्मद उमैर ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने पाकिस्तान के गैंगस्टरों से दोबारा संपर्क शुरू किया और किसी तरह शाहिद लतीफ की सही लोकेशन निकलवा ली। पता चला कि शाहिद लतीफ पाकिस्तान के पंजाब के दस्का इलाके में रह रहा था। ये इलाका सियालकोट के पास था और सुरक्षा के लिहाज से सेंसिटिव माना जाता था। मोहम्मद उमैर के लोग लगातार शाहिद लतीफ पर नजर रखने लगे। वो कब निकलता है, कहाँ जाता है, किसके साथ रहता है, हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की जाने लगी। ये सारी खबरें धीरे धीरे रॉ तक पहुंचती रहीं। निगरानी में ये बात साफ हो गई कि शाहिद लतीफ हर वक्त अपने साथ 2 बॉडीगार्ड रखता था। वो कहीं भी अकेले नहीं जाता था। ऐसे में उसे खुले में मारना लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन निगरानी के दौरान एक अहम बात सामने आई। शाहिद लतीफ हर सुबह सियालकोट की नूरी ए मदीना मस्जिद जाता था। मस्जिद के बाहर तक उसके बॉडीगार्ड उसके साथ रहते थे, लेकिन अंदर नमाज पढ़ने वो अकेला ही जाता था। यही वो एक पल था जब शाहिद पूरी तरह अकेला होता था। रॉ को लगा कि यही सबसे सही मौका हो सकता है। इसके बाद रॉ ने एक और चाल चली। रॉ ने फैसला किया कि इस ऑपरेशन को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से अंजाम दिया जाएगा। मोहम्मद उमैर को ही पाकिस्तान भेजने का फैसला हुआ। उसे कहा गया कि अगर उसे पैसे चाहिए तो उसे खुद इस ऑपरेशन को पूरा करना होगा। रॉ ने ऐसा क्यों किया, ये आपको आगे पता चलेगा। लेकिन मोहम्मद उमैर पैसों के लालच में आंख बंद करके सब कुछ मानने को तैयार हो गया। 8 अक्टूबर को मोहम्मद उमैर पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। प्लान बिल्कुल साफ था। 9 अक्टूबर को जब शाहिद लतीफ मस्जिद के पिछले दरवाजे से बाहर निकलेगा, उसी वक्त उसे गोली मार दी जाएगी। 9 अक्टूबर 2023 की सुबह 2 शूटर मस्जिद के पास पहुंच गए। दोनों मस्जिद के पिछले गेट पर खड़े थे। समय बीतता गया, लेकिन शाहिद लतीफ बाहर नहीं आया। काफी देर तक इंतजार होता रहा। तभी मोहम्मद उमैर के एक आदमी ने देखा कि शाहिद लतीफ सामने वाले गेट से अपने बॉडीगार्ड्स के साथ निकल चुका था। सामने वाले गेट पर पुलिस की तैनाती रहती थी। वहां किसी भी तरह का अटैक करना सीधा खतरे को बुलावा देना था। दरअसल उस दिन किसी वजह से मस्जिद का पिछला गेट बंद कर दिया गया था। इस एक बदलाव ने पूरा प्लान बिगाड़ दिया। 9 अक्टूबर का ऑपरेशन पूरी तरह फेल हो गया। शूटर वहां से बिना कुछ किए लौट गए। मोहम्मद उमैर घबराया हुआ था। उसे लगने लगा कि अब वो खुद खतरे में है, लेकिन भारतीय एजेंसी ने उसे शांत रहने को कहा। यह साफ कर दिया गया कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद तारीख बदली जाती है। नई तारीख तय होती है 11 अक्टूबर 2023। इस बार प्लान और ज्यादा सावधानी से बनाया गया था, क्योंकि एक गलती पहले ही हो चुकी थी और अब दूसरी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। 11 अक्टूबर की सुबह शाहिद लतीफ रोज की तरह नूरी ए मदीना मस्जिद के अंदर जाता है। लेकिन आज एक फर्क था। आज वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसका एक भाई भी मौजूद था। मस्जिद के बाहर मोहम्मद उमैर के 2 शूटर बाइक पर सवार होकर पास ही रुकते हैं। बाइक चालू हालत में थी ताकि जरूरत पड़ते ही वहां से निकल सके। मोहम्मद उमैर ने अपने 2 और आदमियों को मस्जिद के अंदर भेज दिया था। उनका काम सिर्फ इतना था कि यह पता लगाना कि शाहिद लतीफ किस गेट से बाहर निकलेगा। वहीं मोहम्मद उमैर खुद पास की एक इमारत में छिपकर पूरे हालात पर नजर रखे हुए था। कुछ ही देर में नमाज खत्म होती है। मस्जिद के अंदर मौजूद उमैर के दोनों आदमी देखते हैं कि शाहिद लतीफ और उसका भाई पीछे वाले गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। बिना देर किए वो ये खबर बाहर खड़े दोनों शूटरों तक पहुंचा देते हैं। जैसे ही ये संकेत मिलता है, बाइक पर बैठे दोनों शूटर तेजी से मस्जिद के पिछले गेट की तरफ बढ़ जाते हैं। उसी वक्त शाहिद लतीफ और उसका भाई गेट से बाहर निकलते हैं
और अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। अचानक बाइक पर सवार दोनों शूटर उनके सामने आ जाते हैं। बिना एक पल गवाए वो लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। माहौल में अफरा तफरी मच जाती है। बॉडीगार्ड भी दौड़कर उनकी तरफ आते हैं, लेकिन सब कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाता है। शूटर लगातार फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो जाते हैं। शाहिद लतीफ और उसके भाई को कई गोलियां लग चुकी होती हैं। दोनों वहीं जमीन पर गिर जाते हैं और कुछ ही पलों में उनकी मौत हो जाती है। इस तरह भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी अपने ही देश पाकिस्तान में दिन दहाड़े मार दिया जाता है। वही शाहिद लतीफ जो सालों तक भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहा, अब खुद एक खामोश लाश बन चुका था। शाहिद लतीफ को मारने के बाद मोहम्मद उमैर और उसके साथी तुरंत वहां से निकल जाते हैं, लेकिन अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। पाकिस्तान पुलिस और आईएसआई पहले से ही अलर्ट पर थी और अब वो पूरी ताकत से मोहम्मद उमैर के पीछे लग जाती है। असल में पाकिस्तान पहले से ही मोहम्मद उमैर को ढूंढ रही थी। उन्हें शक था कि कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल शाहिद लतीफ की लोकेशन पता करने के लिए उमैर ने कई पाकिस्तानी गैंगस्टरों से संपर्क किया था। शाहिद लतीफ पर हमले से एक दिन पहले इनमें से एक गैंगस्टर को पाकिस्तान पुलिस ने किसी दूसरे अपराध के मामले में पकड़ लिया था। उस गैंगस्टर को लगने लगा कि उसे इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उसने शाहिद लतीफ की लोकेशन बताई थी। डर के मारे वो टूट जाता है और पुलिस को मोहम्मद उमैर के बारे में सब कुछ बता देता है। यहीं से पाकिस्तान पुलिस और आईएसआई को मोहम्मद उमैर की पूरी जानकारी मिल जाती है और वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। शाहिद लतीफ की हत्या के बाद प्लान के मुताबिक मोहम्मद उमैर और उसके आदमी लाहौर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में वो सारी जानकारी रॉ तक पहुंचा देते हैं, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। रॉ जानबूझकर पाकिस्तान पुलिस को मोहम्मद उमैर की लोकेशन का इनपुट दे देता है। असल में भारत ने मोहम्मद उमैर को पाकिस्तान भेजा ही इसलिए था ताकि वो पकड़ा जाए। उमैर वही आदमी था जो हथियारों की सप्लाई करता था और उन्हीं हथियारों से भारत में आतंक फैलाया जाता था। इस तरह भारत ने एक ही तीर से दो निशाने साध लिए। एक तरफ शाहिद लतीफ मारा गया और दूसरी तरफ गन सप्लाई करने वाला नेटवर्क भी बेनकाब हो गया। मोहम्मद उमैर को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसकी गिरफ्तारी पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा मामला बन जाती है। कुछ महीनों बाद पाकिस्तान एक बड़ा दावा करता है। पाकिस्तान के विदेश सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। दावा किया जाता है कि शाहिद लतीफ की हत्या के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। आरोप लगाया जाता है कि भारत ने मोहम्मद उमैर को हायर किया था। भारत इन आरोपों को खारिज कर देता है। कोई आधिकारिक जिम्मेदारी नहीं ली जाती, लेकिन संदेश साफ था। इस तरह बिना पाकिस्तान में घुसे भारत ने शाहिद लतीफ को मार दिया और पठानकोट हमले का बदला ले लिया। इस घटना के बाद पाकिस्तान को यह समझ आ गया कि अब हालात बदल चुके हैं। यह नया भारत है जो चुपचाप सहने वाला नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन को उसके ही घर में जवाब देना जानता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।